छाया मत छूना मन। अरे तुम? वो अचरज से देखती रही। अपनी आंखों पर उसे विश्वास ही न हुआ। कब आए? उसने चहक कर कहा। बस चला ही आ रहा हूं। तार नहीं मिला क्या? वसुधा ने यूं ही मुस्कुराने का प्रयास किया। तार देते तो क्या यहां तक नहीं पहुंचता? नहीं नहीं, मैंने डाकखाने जाकर खुद भेजा और तुम कहती हो मिला नहीं। बड़ी स्ट्रेंज बात है। वसुधा हंस पड़ी। इस पे परेशान होने की क्या बात है? नहीं मिला तो नहीं मिला, बस। अटैची और बैग उठाकर अंदर रख दिया उसने। अच्छा बोलो, क्या लोगे, हॉट या कोल्ड? अरे भाई, अभी आया ही तो हूं, जरा सांस तो लेने दो। अ, फिर हॉट भी लूंगा और कोल्ड भी। पास ही रखी कुर्सी पर बैठकर शरारत से देखने लगा वो। भाई वसुधा, बड़ी भीड़ थी काल का मेल में, कहीं तिल रखने को भी जगह न मिली। जूते के तस्मे खोलते हुए बोला। पता है, आदमी बोरों की तरह भरे पड़े थे। कॉलेज के कुछ छोकरों ने किसी महिला को छेड़ा और फिर उसके कपड़े नोच लिए। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आरपीएफ के जवान भी पास ही खड़े थे। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई इस मुल्क में, बस अंधेर है। वसुधा सोफे पर बिखरे कपड़ों को जल्दी जल्दी उठाने लगी। हैंगर पर टांगती हुई बोली। देवेन, सरकार नाम की कोई चीज रही या ना रही, लेकिन इतना तो अब मुझे भी लगने लगा कि भगवान नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। होती तो दुनिया में इतना अंधेर न होता। उसने गहरी सांस ली, छोटे मोटे गंदे कपड़ों को तौलिए में लपेटकर झट से चारपाई के नीचे डाल दिया। देवेन देखता रहा, फिर हंसता हुआ बोला। अरे ऐसा नहीं कहते, तुम तो पुजारिन हो। देखो, सामने तुम्हारे किशन कनाई है, सुनेंगे तो क्या कहेंगे। दोनों हंस पड़े एक साथ। आराम से दूर तक पांव फैलाकर, गर्दन सोफे की पीठ पर झुकाकर, छत पर तेजी से घूमते पंखे की ओर देखता रहा वो। अच्छा, ये कंचन कहाँ है? उसे जैसे सहसा याद आया। होगी कहीं मटर कश्ती में। घर से उसे क्या, कभी कभी तो रात को भी नहीं लौटती, और मां भी ना उसे कहीं का नरक छोड़ेंगी। वसुधा की आकृति में अजब सी उदासी उभर आई। देवेन के जूते करीने से रखते हुए बोली। क्या कहूं देवेन, अंधेर है, बस अंधेर। देवेन की आंखें मुदी थी। रात भर के सफर से वो काफी थका थका लग रहा था। पलकें नींद से बोझिल थी, शरीर शिथिल। वसुधा रसोई में घुसकर जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगी। अंगीठी पर चाय का पानी रखा और स्टोव पर पतीली चढ़ाकर कुछ तलने लगी। उन दिनों के बारे में सोचने लगी वसुधा, जब देवेन दिल्ली में था। कृष्णा कमर्शियल एकेडमी में दोनों साथ साथ टाइपिंग सीखा करते थे। एकेडमी का मालिक शर्मा टाइप का अभ्यास कराते समय अनायास उसकी उंगलियां छू लिया करता था। छुट्टी के दिन भी उसे टाइप सिखाने के लिए बुलाता रहा, लेकिन वो उसका इरादा भांप कर वहां गई नहीं कभी। कैसी भौंडी आकृति थी शर्मा की, चेहरे पर चेचक के भद्दे दाग और लाल लाल आंखें शराबियों जैसी। उसकी ओर देखते डर सा लगता था। ग्रोवर कहती थी मिस विमला से उसके बड़े गहरे ताल्लुकात रहे। छुट्टी के दिन वो नियमित आती थी, कभी कभी अपनी सहेलियों को भी साथ लाती। शर्मा के दोस्तों की कमी न थी, जिससे जब काम निकालना होता बुला लेता। विमला अब फूड मिनिस्ट्री में स्टेनो है। किसी मिनिस्ट्री में नौकरी पाने की तमन्ना वसुधा की भी थी, लेकिन इस तरह नहीं। मां आए दिन छिड़कती कड़कती रहती, कभी कभी गरज भी पड़ती। तेरे साथ की लड़कियां हिलने से लग गई और तू उम्र भर टाइपिंग ही सीखती रहेगी। तुझसे तो कंचो लाख गुना अच्छी है। वक्त को पहचान कर चलती तो है। चलने दो उसे वक्त के साथ। मां, मुझे बख्श दो, मुझसे नहीं होगा वो सब। अरे मर जानी, तुझसे क्यों नहीं होगा? जिसे 2 वक्त पेट में ठूसने को 2 रोटियां मिल जाए तो वो क्यों करे मेहनत? देखना, सामने वेद के घर 900 रुपये महीने आ रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, 3 कमा रही हैं। वसुधा इन बातों का क्या उत्तर देती, चुपचाप टल जाती। शर्मा ने मौका देखकर एक दिन उसे कैबिन में बुलाया। घर की स्थिति के बारे में कुछ विस्तार से पूछता रहा।
साथ ही हमदर्दी भी जताता रहा। तुम्हारे पिता कब से बीमार हैं? दिल्ली में अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, कहीं इलाज क्यों नहीं करवाया? उसकी अच्छी जान पहचाने हैं, वो सहायता कर सकता है। रिश्तेदार तो होंगे बहुत से, वो कोई हेल्प क्यों नहीं करते? इंसान पर गर्दिश आती है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ये तो इंसानियत का धर्म है। उस महीने उसने फीस लेने से भी इनकार कर दिया था। जिस तरह यह सब हो रहा था, वसुधा उससे परेशान थी। स्वभाव संकोची था, दो टूक कहने की आदत न थी, वैसे संस्कार भी नहीं रहे कभी। देवेन तब उसकी बगल में बैठता था। एक दिन वस्तु स्थिति ताड़ कर बोला, वसुधा, शर्मा की नीयत ठीक नहीं लगती। शाम को चलेंगे, सेंट्रल मार्केट में एक और टाइपिंग स्कूल है, वहां पूछेंगे। तभी शर्मा ने बुलाया वसुधा को, चाय के साथ साथ मक्खन टोस्ट भी खिलाता रहा। अंत में उसने निर्लज्ज ढंग से जो प्रस्ताव रखा, उसे सुनकर वसुधा घबरा गई। उस दिन अपनी सीट पर आकर उससे टाइप न हो सका। उंगलियां गलत बटनों पर जा पड़ती, बार बार कुछ का कुछ टाइप हो जाता। हाथ कांप रहे थे उसके, उंगलियां कांप रही थी, सारी देह कांप रही थी। जैसे शब्द शर्मा ने कहे, वैसे आज तक उसने कभी सुने भी न थे। समय से पहले ही वो उठकर चली आई। अभी फिरोज गांधी रोड के चौराहे तक पहुंची थी कि पीछे से देवेन ने पुकारा। वसुधा ठिठक गई। वसुधा, जल्दी क्यों उठाई आज? क्यों ही? देवेन उसके चेहरे की ओर अपलक ताकता रहा। तुम्हें क्या हो गया? ये घबराई घबराई सी क्यों हो? नहीं तो कहां? यूं ही हंसने का प्रयास किया वसुधा ने। तो चलो सेंट्रल मार्केट में पूछ लें अभी। नहीं, आज नहीं। वसुधा चली गई। उस रात वो बहुत रोई। दूसरे दिन टाइपिंग सीखने न गई तो शाम को देवेन स्वयं चला आया। वसुधा उदास थी, शायद मां से भी कुछ कहा सुनी हो गई थी। सुबह खाना भी नहीं खाया उसने, चेहरा काफी लटका हुआ था। देवेन चला गया तो वो सांझ को देर तक पार्क में अकेली बैठी रही। उस दिन देवेन के साथ उसके घर गई थी पहली बार। घर में कोई न था। उसकी बिखरी किताबें, इधर उधर फैले कपड़े वसुधा ने करीने से तहा कर रख दिए थे। सवेरे के जूठे बर्तन मांज दिए थे और स्वयं चाय बनाकर उसे पिलाई थी। देवेन की मां प्रायः गांव में ही रहा करती थी, लंबा चौड़ा कारोबार था वहां, अतः न गांव को छोड़ पाते न हर हमेशा वहां रह सकते थे वो लोग। पिता सुबह ऑफिस चले जाते और रात को ही लौटते। दिन भर देवेन अकेला रहता। बीए से अधिक वो पढ़ न पाया था, इसी में 3-4 साल लगा दिए थे। पिता का इरादा उसे टाइपराइटिंग शॉर्ट हैंड सिखाकर कहीं छोटी मोटी नौकरी में लगा देने का था। उनके एक दो मित्रों ने आश्वासन भी दिया था। जो कुछ पैसे उसे जेब खर्च के लिए मिलते, उसका आधा वो वसुधा को दे दिया करता था। अस्वस्थता के कारण जब से वसुधा के पिता की नौकरी छूटी, दिन में ही तारे छिटक आए थे। घर की हालत एकदम बिगड़ गई थी। पिता का आधा अंग बेकार हो गया था लकवे के कारण। दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते। मां का उग्र स्वभाव और भी उग्र हो आया था। आए दिन घर में महाभारत मचा रहता। सारी बातों के लिए रुग्ण पिता को ही दोषी ठहराया जाता, या फिर वसुधा को। घर में रहना वसुधा के लिए कठिन हो आया था। पिता की दयनीय स्थिति देखी न जाती, उस पर मां अकारण छिड़क देती। टपटपाई आंखों से पिता तब छत की ओर कुछ खोजने लगते, विवश भाव से। यही सब देखते सोचते वसुधा ने पढ़ाई छोड़ दी थी। नौकरी की तलाश में दिनों इधर उधर भटकती रही थी, लेकिन बिना टाइपिंग पूरा सीखे नौकरी देने भी कौन लगा। 5-6 महीने तक तो मां फीस देती रही, लेकिन बाद में वो बंद हो गया। देवेन अब सारी व्यवस्था खुद कर देता था किसी तरह। एक बार धोती बिल्कुल फट गई थी, सिलाई करके पहनने लायक भी न रह गई, तो वो टाइप सीखने न जा सकी। तब देवेन ने अपने सूट के कपड़े के लिए मिले पैसों में बचत करके एक कम दाम की धोती उसके लिए खरीद ली थी। उसे देखते ही मां पे फर पड़ी थी। अब लाई ना ये भिकमंगो जैसी। जिंदगी में जीने के लिए बस सो अकल चाहिए, अकल। किशन खन्ना से मिलाने को कहता था, लेकिन तब तू ऐंठ में रही, न गई, और अब भुगत अपना हाल। मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की चाई जी।
न चाहते हुए भी वसुधा को बोलना पड़ा था। 3 दिन तक धोती न होने के कारण कमरे से बाहर न निकल पाई, तो मुझसे पूछा किसी ने? फीस तक तो देनी बंद कर दी, और जब तब खन्ना की बातें करती हो। मैं उसके स्टूडियो में 3 बार गई थी। जानती हो क्या कहा उसने 3 बार? वसुधा आवेश में कांपने लगी। कहता था तुम्हारे सारे कपड़े उतारकर फोटो खिंचवानी पड़ेगी। वसुधा रो पड़ी जोर से। अपनी पराजय स्वीकार करना मां ने कभी न सीखा था, अतः चुप होने की अपेक्षा और भी उत्तेजित स्वर में फट पड़ी। खन्ना ने ये कहा था, खन्ना ने वो कहा था। आंखें मटकाकर हाथ नचाकर बोली, खन्ना की बच्ची, और ये जो सड़ी हुई धोती लाई है, ये कहां से? बड़ी सावित्री बनती है खसमान उखानी। इस घटना के बारे में जब वसुधा ने एक दिन देवेन को बताया तो वो बहुत उदास हो गया। कुछ सोचता हुआ बोला, मेरी नौकरी लग जाएगी ना वसु, तो तुम्हें फिर कोई कष्ट ना होगा। स्पीड अब 50 तक पहुंच गई है, कॉल आने वाली होगी। फादर के फ्रेंड हैं चंडीगढ़ में, वहां कोई वैकेंसी निकली तो फिर कोई झंझट ना रहेगा। ये शहर ही छोड़ देंगे। लगता है बुढ़िया का दिमाग फिर गया है, बेटी से ऐसी ऐसी बातें कहती है। देवेन, मां का स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। वसुधा शून्य में ताकती हुई बोली, जब से पिताजी को लकवा पड़ा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। एक बार फुप्पड़ जी के पास रजौरी गार्डन गई थी, वहां से लौटी तो जानते हो क्या कहा? वसुधा ने देवेन के चेहरे की ओर देखा। कहती थी कंचन को स्कूल में पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं। सुना है कैबरा नाच में बहुत पैसे मिलते हैं आज तक, वही हम भी सिखला देते। मैंने होठों पर उंगली रख ली, उन्हें समझाया कि कैबरे में क्या होता है। हजारों मर्दों के बीच रात को भित्ते भर के कपड़े पहनकर नाचना होता है, गंदे ढंग से। कहते हैं कहीं कहीं तो वो उतार भी फेंकने पड़ते हैं। ऐसी आमदनी से हमें क्या करना? भगवान दिन में एक वक्त की रोटी दे दे, वही बहुत है। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात दिनों तक नहीं आई। वे उल्टा मुझे ही कोसती रहती है कि मैं अपनी छोटी बहन की तरक्की से जलती हूं, उसका सुख से रहना नहीं देख सकती। कहते कहते चुप हो गई वसुधा। इसके बाद 10 दिन भी न बीते थे कि वसुधा के मामा अपनी बेटी की शादी में उसे भटिंडा बुला ले गए। वहां से लौटी तो मालूम हुआ कि देवेन को चंडीगढ़ में नौकरी मिल गई है। उसे वहां पहुंचे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। वसुधा खोई खोई सी रहने लगी, न घर में मन लगता न बाहर। एक दिन बाहर से लौटी तो देखा कमर्शियल एकेडमी वाला शर्मा बैठा है, मां से घुल मिलकर बातें कर रहा है। लो, जिसका जिक्र कर रहे थे वो भी आ पहुंची, शर्मा ने उछकते हुए कहा। पास रखे गेहूं के कनस्तर पर वसुधा बैठ गई। मां ने कहा, वसुधा, इनकी एकेडमी में एक जगह है, तुम चली क्यों नहीं जाती बस्सो? क्या काम करना होगा? बड़े भोलेपन से उसने पूछा। काम क्या करना होगा? अपने पान से रंगे भौंडे भद्दे और गंदे लाल लाल दांतों को निपोड़ता हुआ शर्मा बोला, मुझे एक हेल्पर की जरूरत है, बस तुम आ जाओ। होट टाइप सीखो और औरों को भी सिखलाओ। और हो करता वो हंस पड़ा। आंखें जरूरत से ज्यादा मीचते हुए फिर मां की ओर देखता हुआ बोला, मां, मैं तो इस पर सारी एकेडमी ही छोड़कर कोई और साइड बिजनेस करने तक को तैयार हूं। वसुधा सिर झुकाए चुप सुनती रही। उसने न हां कहा न ना। अंत में वो जाने लगा तो वो बोली, ठीक है, मैं सोचकर जवाब दूंगी। शर्मा के जाते ही मां बिगड़ पड़ी। सोच के क्या जवाब दोगी रानी जी? और बस स्यापा मचाने लगी। लगभग 1 महीने बाद देवेन का पत्र आया था, बहुत लंबा। शादी की बात दोहराई थी और जल्दी ही दिल्ली आने के संबंध में लिखा था। वसुधा अभी उत्तर भी न दे पाई थी कि देवेन पहुंच भी गया था। सारे दिन वसुधा उसके घर रही, रोती रही और अंत में बोली, देवेन, मैं विवाह कर लूं तो कंची की पढ़ाई का क्या होगा? पिता बीमार हैं, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मीचे छोटा है, उसके भविष्य का क्या बनेगा? मां अपनी आदतों से बाज नहीं आती,
इस उम्र में भी उन्हें घूमने फिरने का शौक है। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ देवेन, इन सब का क्या होगा? वसुधा की आंखें टपटपाई। कौन सुखी नहीं रहना चाहता देवेन, लेकिन लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहां। मुझे पता है तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे उम्र भर नहीं मिलेगा, पर मैं क्या करूं देवेन? कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता। देवेन 2-3 दिन बाद चला गया चंडीगढ़। एक दिन उसका विवाह हो गया, फिर 2 बच्चे हो गए और वसुधा ने नौकरियों का पल्ला पकड़ा। पर नौकरियां भी कैसी। आज देवेन के आने पर ये सब सोचते सोचते वसुधा की आंखें अनायास भर आईं। आंचल से मुंह पोंछकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। टोस्ट अधिक सिक जाने के कारण जल से गए थे। चाय का पानी पता नहीं कब तक खौलता रहा था, इसलिए बिल्कुल बदरंग हो गया था। नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची तो देखा देवेन सो रहा है। रखी रखी चाय ठंडी हो जाएगी, नाश्ता भी खाने लायक नहीं रहेगा, यह सोचकर वसुधा ने जगा दिया। उठो देवेन, चाय ले आई हूं, पी लो, फिर आराम से सो जाना। आंखें मलता हुआ देवेन उठ बैठा। अरे, बड़ी जल्दी नाश्ता तैयार कर लिया। जल्दी कहां, घंटे भर में तो अंगीठी सुलगी। देवेन हंस पड़ा। तो अब तुम घड़ी देखकर खाना भी बनाया करती हो? अरे वसुधा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? उसकी आकृति की ओर घूर कर देखते हुए देवेन ने पूछा और फिर स्वयं ही उत्तर भी देता हुआ बुदबुदाया। कह दो, धुआं लग गया था। वसुधा चुप रही। मैं कहता था ना वसुधा, तुम्हारी जिंदगी यूं ही बीतेगी। बैठा ना गया वसुधा से। दूध उबलने का बहाना बनाकर भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर कमरे में आई तो सिर से पांव तक बदली बदली थी। सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, कंधों तक झूलती कजरारी काली लटें गीली मोतियों की तरह पानी की बूंदें चू रही थी। देवेन ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा, शर्मा के खोखे में कितने दिन काम किया? यही कोई 2-3 महीने। अच्छा, फिर छोड़ क्यों दिया? अब क्या कहूं, बस मन नहीं लगा उस नरक में। मैंने बतलाया था ना कि वो अच्छा आदमी नहीं था। अभी सर्विस में गए 3 दिन ही बीते थे कि हजरत एक दिन मेरे पीछे घर आए और 150-200 रुपये राशन पानी में खर्च कर गए। मां खुश थी, सबसे उसकी तारीफों के पुल बांधी जा रही थी। तनख्वाह घर में आकर एडवांस में दे गया। अब तो कहता है सारी एकेडमी बसों पर छोड़कर कोई साइड बिजनेस करूंगा। फिर 5वें दिन मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया तो मां आग बबूला हो उठी। मुझे लात घूंसों से मारने लगी। कंचन ने भी उसी का साथ दिया। दरवाजा बंद कर दोनों तब तक मुझे मारती पीटती रही जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। पिताजी पड़े पड़े देखते रहे। मीचे को पहले ही उन्होंने स्कूल भेज दिया था। देवेन के हाथ का टोस्ट हाथ में ही रह गया। शर्मा क्या वाकई अच्छा आदमी नहीं था? हाँ देवेन, एक्सप्लॉइट करना चाहता था मक्कार। टाइपिंग का स्कूल तो उसने यूं ही खोल रखा था। वास्तव में उसका धंधा कुछ और था। खैर छोड़ो, तुम चाय क्यों नहीं पी रहे? ठंडी हो गई क्या? और बना देती हूं। नो, चाय अभी गर्म है। वैसे भी मुझे ठंडा करके पीने की आदत है। तुम भी तो लो ना कुछ। टोस्ट वाली प्लेट उसने आगे बढ़ाई। एक छोटा सा जला हुआ टुकड़ा उठाकर वसुधा कुतरने लगी। आंखें फर्श पर चिपकी थीं, चेहरा उदास उदास। अच्छा, तुम्हारी नई सर्विस कैसी है? देवेन ने सन्नाटा भंग करते हुए पूछा। अच्छी है, 100 कितना मिल जाता है नॉल? 400 से स्टार्ट किया था, इस समय 550 है। 2 महीने का बोनस मिल जाता है, ओवर टाइम अलग। बॉस कैसा है? अच्छा है, पढ़ा लिखा है। स्टेट्स में था पहले, अब यहां डायरेक्टर होकर आया है। टूर पर भी जाना पड़ता है उसके साथ। कभी कभी। दोनों देर तक चुप रहे। देवेन चाय पीकर फिर आराम से लेट गया। रंग बिरंगी दीवारों की ओर देखता रहा। वसुधा, तुम्हारे घर का तो नक्शा ही बदल गया। लंबी चौड़ी खिड़कियां, रंगीन ट्यूबलाइट्स, चमकता सोफा।
मदर को इसी से लगाव है देवेन, इसके लिए भले ही कुछ भी करना पड़े। खोई खोई सी वसुधा बोली। पता नहीं क्या हो गया इन सबको, इनका पेट ही नहीं भरता। मेरे टूर पर जाने पर इन लोगों को खुशी होती है कि इस महीने पे अधिक मिलेगी। बॉस की लंबी गाड़ी मुझे लेने आती है तो इन्हें गर्व होता है। ये कॉलोनी ही ऐसी है। देवेन को सहसा कुछ याद आया। कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखता हुआ बोला, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना तो है, असमंजस में वसुधा ने उत्तर दिया। न जाओ आज तो कोई हर्ज? देवेन उसके चेहरे की ओर देखता रहा, प्रतिक्रिया जानने के लिए। हर्ज तो है, वसुधा यूं ही मुस्कुराती हुई बोली। न जाने पर बॉस ने निकाल दिया तो फिर क्या होगा? न बाहर जगह न घर में ठौर। तुम्हारे यहां भूल से आ पड़ी तो तुम्हारी श्रीमती जी खरी खोटी सुनाएंगी, चाय के लिए भी नहीं पूछेंगी। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था वसुधा, तुम ही न मानी, हमारा क्या दोष? वसुधा किसी काम से बाहर गई तो झट हाथ मुंह धोकर देवेन तैयार होने लगा। ड्रेसिंग टेबल पर सुगंधित तेल रखा था। रंगीन धार थोड़ी सी हथेली पर ढालकर वो बाल बनाने लगा। क्या बात है, बड़ा सेंटेड ऑयल रखा है वसुधा। मेरा नहीं, कंचन का होगा। उसके तो अब पांव ही धरती पर नहीं रहे देवेन। मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का नहीं जिसके साथ उसके किस्से न जुड़े हो। हमें तो इधर उधर घूमते भी ला जाती है। देवेन के कुछ और पास आकर फुसफुसाती हुई बोली, देवेन कहना नहीं किसी से। सुना है परसों खन्ना के स्टूडियो में गई थी, न्यूट खिंचवाकर 300 रुपये लाई है। पर्स में मैंने खुद देखे हैं 3 नोट। मैं चाहती थी कुछ पढ़ लिख ले तो इस झल्ली की कहीं अच्छी तरह मैनेज कर दूं। मेरी जिंदगी तो इनके लिए बिगड़ी ही, पर उसके दिमाग अब 7वें आसमान पर है। मैं कभी कुछ कहूं तो मानने को झपटती है। परसों पिताजी के ऊपर बिना बात ठंडा पानी उड़ेल दिया था। रात भर बेचारे कांपते रहे। सड़क पर आकर दोनों स्कूटर में बैठे तो वसुधा ने पूछा, आए कैसे थे देवेन? फादर का तो सुना यहां से लखनऊ के लिए ट्रांसफर हो गया था पिछले साल। हाँ, कुछ पर्सनल काम से आया था। एक पार्टनर मिल गया है पैसे वाला। रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने का इरादा है। यहां से अभी लाइसेंस नहीं मिला, कहीं थोड़ी अप्रोच हो जाती तो। बस इतनी सी बात, अपने बॉस से कहकर करवा दूंगी। मिनिस्ट्री में उनकी बड़ी पहुंच है। अच्छा ये बोलो कि मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा? देवेन ने उसे जोर से खींच दिया और शरारत से उसकी ओर देखने लगा। 101%। ऊपर सीढ़ियों के पास केवल एक चारपाई की जगह है, बस उतने में ही सीमित है एक संसार। पांव के पास सुराही रखी रहती है, उल्टे गिलास से ढकी। जब प्यास लगी पानी पी लिया। दिन भर रात भर खांसना और उल्टे तिलचट्टे की तरफ पड़े रहना। खाना किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं तो राम का नाम लेकर लेटे रहना। वसुधा जब भी बाहर से घर लौटती है सबसे पहले ऊपर जाकर एक बार देख आती है। कंबल नीचे गिरा है तो उसे संभाल कर ऊपर रख देती है। सुराही में पानी भर जाती है। बीड़ी का बंडल सिरहाने रखाती है। पहले तो स्वयं अपने ही हाथ तंग रहते थे, लेकिन अब सिरहाने पर कभी खुले पैसे कभी टूटे हुए नोट भी रख जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर नीचे से कुछ मंगवा ले। भोजन की थाली रखने और जूठी थाली उठाने के अतिरिक्त मां कभी भूल से भी इधर झांकती नहीं। वसुधा के कमरे में आज भी वो फोटो है जिसे मां ने विवाह से पूर्व खिंचवाया था। पिता का चेहरा बड़ा ही आकर्षक लगता था। घने घुंघराले बाल, लंबी नासिका, बड़ी बड़ी आंखें। मां का पहला विवाह लाहौर में हुआ था। विभाजन के बाद सारा परिवार लुधियाना आ गया। जो कुछ पैसा पाई था सब पाकिस्तान में रह गया। जब वे लोग अमृतसर पहुंचे तो सुना है उनके पास तन पर टंगे कपड़ों के अलावा कुछ भी शेष न था। वसुधा तब छोटी थी और कंचन शायद पैदा भी नहीं हुई थी। आज भी मां कभी कभी उन दिनों के किस्से सुनाया करती है। तब कई दिनों तक शरणार्थी कैंपों में वो लोग भटकते रहे। कई कई दिनों तक तो खाना ही नसीब नहीं हो पाता था। लुधियाने में दूर के कोई रिश्तेदार थे,
कुछ दिन उनके घर मेहमान बनकर रहे। बाद में पिता ने रेहड़ी लगाकर बाजार में सामान बेचना शुरू कर दिया। पिता नेक थे। लुधियाने के आर्य समाजियों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। धीरे धीरे कारोबार फैलने लगा। स्टेशन वाले बाजार के नुक्कड़ पर उन्होंने दुकान किराए पर ले ली थी। सुई धागे से लेकर सिलाई की मशीनें और पंखों तक की बिक्री का काम किया करते थे। वसुधा आर्य कन्या पाठशाला में पढ़ती थी तब। कंचन ने भी उसके साथ साथ तख्ती और स्लेटी लेकर पाठशाला तक जाना आरंभ कर दिया था। पिता दिलेर थे, दबंग थे, लेकिन मां से दबते थे। मां की कोई बात टालना उनके लिए संभव नहीं था। इस सुविधा का मां ने भरपूर लाभ उठाया था। मां ही नहीं, उनके पुरुष मित्र भी बेरोक टोक घर आया करते थे। पिता सुबह निकल जाते दुकान के लिए और आधी रात को लौटते घर। घर में क्या होता है क्या नहीं, उन्हें कुछ खबर न होती। लाहौर में जैसा रुतबा था वैसा ही यहां भी चाहते थे। खद्दर के कपड़े पहनकर उन्होंने जनसभाओं में भाषण देना आरंभ कर दिया था। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन स्टेशन रोड पर भयंकर अग्निकांड हुआ। सारी दुकानें राख हो गईं और उनके साथ ही झुलस कर राख हो गए पिता भी। सारी देह कोयले की तरह काली हो गई थी। काली पलकें खोलते तो लाल लाल आंखों को देखकर भय सा लगता। लगभग सप्ताह भर अस्पताल में रहने के बाद एक दिन वो चल बसे थे। कितने बड़े अरमान थे उनके, कितने बड़े सपने देखे थे उन्होंने, लेकिन आग की लपटों में वो सब उनके साथ ही समा गए थे, सदा सदा के लिए। पूरा परिवार फिर शरणार्थी बन गया एक बार। अभी महीना ही बीता था कि साहूकारों ने मकान हथिया लिया। तब किराए के एक छोटे से मकान में आ गए थे सब लोग। मां ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। भटिंडा से कभी मामा आते और कुछ सहायता कर जाते। जो लोग पहले घर में आया करते थे उन्होंने यहां भी आना जाना शुरू कर दिया था, हमदर्दी जताने। कोई बच्चों के लिए फ्रॉक लाता, कोई घर से जाते समय हाथ में 1-1 रुपया रख जाता, कोई केवल बच्चों को प्यार से पुचकार कर चला जाता। वसुधा अब कुछ बड़ी हो गई थी, सब समझने लगी थी। कौन किस निगाह से कब आता है इसका उसे भान था। दादी कुड़ती रहती, साडे बलजीत नूं मरे 3 महीने भी नहीं हुए, वोटी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिता। मुए मुहल्ले वाले की कहणगे प्रवीण, रब तो कुछ ते डर। मां ने जिंदगी में कभी किसी की परवाह नहीं की और इस बार भी अपना हमेशा का रूप दिखलाया। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उनमें गजब का रूप था, गजब का रंग था। संगमरमर सी तराशी हुई देह, तीखे नए नक्श, गोरा गुलाबी रंग। लोग देखते तो देखते ही रह जाते। मां जब बन ठन कर बाजार में निकलती तो लोग चलते चलते खड़े हो जाते। मां का साधारण रूप लावण्य ही संभवतः वो कारण था जिससे पिता जिंदगी भर दबते रहे। एक दिन मां रसोई घर में चाय बना रही थी। पड़ोस के ठेकेदार रणधीर चाचा अंदर चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने सामने खड़ी बस्सो यानी वसुधा को जबरदस्ती खींचकर अपनी गोद में बिठला दिया और फिर उसे भींचकर चूमने लगे तो मां बिगड़ पड़ी। चाय की केतली हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तेनु शर्म नहीं आंदी? रणधीर चाचा पहले सक पकाए, खिसियाए, फिर कुछ रुक कर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए बोले, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए परवीन, अपना चरित्र देखो, फिर देना दूसरों को दोष। इतना कहकर वो चले गए। मां सुन्न रह गई। उसी समय उसने खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए। वो दिन था कि ये दिन। अब घर में कोई भी ना आता था। जिसे काम होता वो खिड़की से ही बातें करके चला जाता। इसके कुछ ही दिनों के बाद मां ने हमेशा के लिए लुधियाना छोड़ दिया। दोनों बच्चियों को लेकर दिल्ली आ गईं और यहां दूसरा विवाह रचा लिया। पर यह दूसरा विवाह भी रास ना आ पाया। दूसरे पिता इतने भोले थे कि दीन दुनिया की इन्हें कुछ खबर न थी। मां को एक सहारा चाहिए था संसार की निगाहों से बचने के लिए, लेकिन यह सहारा भी मृग तृष्णा सा लग रहा था। यहां आकर पिछली सारी जिंदगी को उसने भुला दिया था। घर तक ही सीमित संसार था उसका और पति था परमेश्वर। मन को शांत रखने के लिए मां ने रोज सुबह शाम मंदिर जाना शुरू कर दिया था। घर में शाम को नित्य आरती होती। रामायण के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब का भी पारायण होता। पुराने जानने पहचानने वाले लोग देखते तो पहचान न पाते। दाने सयाने कहते,
परवीन कौर का नया जन्म हुआ है। पलकें झुकाकर सड़क पर चलती है। किसी पराये मर्द से बातें करना तो दूर, नजरें तक नहीं मिलाती। दिन रात स्नान ध्यान पूजा पाठ में लगी रहती है। बच्चियों को भी अच्छी सीख दे रही है। बच्चे भी अब पहले की अपेक्षा खुश थे। बसों ने कमेटी के स्कूल में दाखिला ले लिया था। कंचो भी पढ़ रही थी। इस साल छठी का प्राइवेट इम्तिहान दिया था। नए पिता लाला विशन दास की हैसियत बहुत अच्छी न थी, पर खाने पीने की कमी हो ऐसा भी नहीं था। रेलवे में चीफ क्लर्क थे। आमदनी अच्छी थी। लाजपत नगर में अपना मकान था, इसलिए रेलवे क्वार्टर के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया था। पाकिस्तान में रह गई संपत्ति के मुआवजे में जो जगह मिली, उसी में 1-2 कमरे और डलवा लिए थे उन्होंने। पहले कुछ कमरे किराए पर चढ़े थे, लेकिन इस विवाह के बाद उन्हें भी खाली करवा लिया था ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। नए पिता का ये पहला विवाह हो ऐसी बात भी नहीं थी। कहते हैं बहुत पहले अपने ही ऑफिस के किसी क्लर्क के एक रिश्तेदार से उन्होंने विवाह किया था, लेकिन महीने भर के बाद ही वो कपड़े लत्ते जर जेवर लेकर चंपत हो गई थी और आज तक उसका अता पता न मिला था। बिशनदास को उसके किस्से अब तक याद हैं। बड़ी अनोखी आवाज में वो अरदास गाया करती थी। अच्छा सुनो, शिमला में रेलवे का गेस्ट हाउस है। कुछ दिन हम भी वहां हो आए परवीन। विवाह के बाद सब पहाड़ों पर जाते हैं। एक दिन नए पिता ने कहा तो नई दुल्हन की तरह पहले तो मां शर्माई, फिर बोली, उत्थे जाके भी की होएगा लाला जी। इस प्रश्न का कोई उत्तर न था लाला जी के पास, लेकिन इसका उत्तर जिस दिन मिला उस दिन सचमुच भूचाल आए बिना न रहा। बिशनदास ने एक दिन शाम को घर आकर बतलाया कि हमारा कोई नया अफसर आया है, ए नाथ। उसने रात को खाने पर बुलाया है, इसलिए जल्दी तैयार होकर चलना है। बच्चों को भी साथ ले ले। अरे क्या करेंगे उतनी दूर जाकर बच्चे। अंत में सज धज कर वो तैयार हुई। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने, मांग में ढेर सारा सिंदूर भरा, और फिर अंत में शीशे में अपना चेहरा देखकर वो स्वयं शर्मा गई। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद एस्टेट एंट्री रोड पर पहुंचे तो देखा मेजबान सचमुच भोजन बनाए तैयार बैठा है। खाना ठंडा हो रहा है। बिशनदास बगल में भींचा भींचा बैठा अफसर के साथ रम पीता रहा और परवीन चुपचाप पूरियां तोड़ती रही। अभी भोजन समाप्त भी न हुआ था कि बिशनदास को सहसा कोई आवश्यक काम याद आ पड़ा। अभी आता हूं सर, कहकर वो जो बाहर निकला तो फिर सारी रात लौट कर वापस न आया। अफसर छड़ा था, अविवाहित, अकेला। नौकर चाकर भी भोजन करके अपने अपने घर को चलते बने। कौन कब तक इंतजार करता। सुबह धुंधलके में अफसर अपनी गाड़ी से उसे स्वयं डबल स्टोरी क्वार्टर्स तक चुपके से छोड़ गया था। परवीन का पारा आसमान पर चढ़ा था। भवें तनी थी। घर में पांव रखते ही वो परस पड़ी। बिशनदास की गर्दन पकड़ती हुई फुसफुसा कर बोली, तुम मर्द नहीं हो, ये तो मुझे पहली रात को ही पता चल गया था, लेकिन इतने नामर्द हो, नीच हो, इसकी मैंने कल्पना भी न की थी। बिशनदास, तुमने मुझे क्या समझा छिनाल? मैं अगर अपने पर उतर आई ना तो तुम्हारा चीना हराम कर दूंगी। बिशनदास थर थर कांपने लगा। मूर्तियों की जगह उसने तोड़ दी। भगवान की तस्वीरें फाड़ दी। मनकों के दाने एक एक करके बाहर छितरा दिए। वो दिन था कि ये दिन। लोग कहते परवीन कौर का भेजा फिर गया है। जब देखो घर पर महफिल जमी रहती, नित नए नए लोग आते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है। हालात धीरे धीरे यहां तक पहुंच गए कि जाड़ों की ठंडी ठिठुरती रात बाहर सीढ़ियों पर बैठा बैठा गुजार देता बिशनदास। भीतर उसके बिस्तरे पर कोई और सोया होता। इसी बीच बिशनदास का एक बच्चा हुआ जो बिल्कुल उससे मिलता जुलता न था। लोग कहते किसी और का है। इसी गम में खुलता खुलता बिशनदास अधमरा हो गया। एक दिन लकवे का शिकार बनकर बिस्तर पर ऐसा गिरा कि फिर उठ न पाया। परवीन अब उधर देखती तक नहीं। कंचन हिकारत भरी निगाहों से देखकर चली जाती है। नीचे अपरिचित की तरह कभी आता भी है तो बिना रुके चलता चला जाता है। सारी मोह ममता का दायित्व केवल वसुधा पर सिमट कर आ टिका है। किसी आदमी की नियति ऐसी दयनीय हो सकती है, सोचकर वो कांप कांप उठती। फरवरी से सुपरिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन होना था।
अफसर खुश था। बिशनदास का सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शून्य में खींचाया था। 3-4 साल में सब कुछ बदल गया था। कंचन बीए में इस बार भी असफल रही तो मां ने उसे किसी से नौकरी में लगा देने की बात कही, पर वसुधा न मानी। बोली, क्यों इसकी जिंदगी खराब करने पर तुली हो मां? नौकरी करके क्या मिलेगा? सब जगह एक सा हिसाब है। बीए के बाद टीचिंग का डिप्लोमा लेकर कहीं अध्यापिका हो जाएगी, अच्छा सा लड़का ढूंढकर विवाह कर देंगे, सुख की जिंदगी जिएगी। मां की निगाहों में पैसा ही अब सब कुछ था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मानी। मीचे का स्कूल ठीक चल रहा था। पिता के रहने खाने की भी इधर कुछ अच्छी व्यवस्था हो गई थी। वसुधा हर महीने कुछ पैसे बचाकर टॉनिक ले आती। घर लौटते समय अलग से कुछ फल लाना भी कभी न भूलती। पिता के प्राइवेट फंड के सारे रुपये पहले ही समाप्त हो चुके थे। अब गृहस्थी की पूरी गाड़ी वसुधा की आमदनी के बल पर चल रही थी। इतना सब करने पर भी मां संतुष्ट न थी। दिन रात ताने देती रहती। अमुक ने तो इतनी तरक्की कर ली है, लड़की ने अपने बलबूते पर बिल्डिंग खड़ी कर दी है, कारों में ठाट से घूमती है, अशोक होटल के नीचे बात नहीं करती। इस सब के बावजूद धीरे धीरे उनके स्वभाव में कुछ कुछ परिवर्तन आने लगा था। चेहरे पर भी अब उतना निखार नहीं रहा था। ढलती उम्र की गहरी रेखाएं दूर से ही झलकने लगी थी। एक दिन बिना बात मां पिता को झिड़क रही थी तो वसुधा बोले बिना न रह सकी। मां, हर समय इस तरह क्यों हिकारत की नजर से देखती हो? तुमसे सीखकर बच्चे भी ऐसा ही करने लगते हैं। पता है, परसों पड़ोसी बिंदु कह रहा था, इस बुढ़े को जहर क्यों नहीं दे देते? जैसे भी है मां, आखिर है तो हमारे पिता, इन्हीं के सहारे अब भी पड़े हैं। फिर बुढ़ापा और रोग किसे नहीं आता। कल तुम भी बुढ़िया बनोगी, देखूंगी कौन देता है तुम्हारा साथ। भगवान से कभी तो डरो। मां ने कोई उत्तर न दिया। पहले का जैसा होता तो अब तक तमाचा जड़ देती, लेकिन न अब इतनी हिम्मत थी और न सामर्थ्य। उस सारी रात घर न लौटी कंचन। मां बार बार जगती, बार बार खिड़की के बाहर झांकती। रात को मीचे को उसकी एक दो सहेलियों के घर भेजा, लेकिन पता कुछ न चल पाया। मालूम हुआ कि कॉलेज पहुंची नहीं आज। सुबह कोई बच्चा एक चिट्ठी दे गया जिसमें कंचन ने लिखा था, बर्फ देखने सहेलियों के साथ शिमला जा रही हूं, 2-3 दिन में लौटूंगी। इस आवारा लड़की का क्या होगा? वसुधा को कुछ सोचता न था। पहले भी कई बार ऐसा ही कर चुकी है। जब जी में आया, जहां जी में आया, चल दी। न किसी से पूछने का सवाल, न किसी को बताने की जरूरत। पिछली बार अपनी किसी सहेली के साथ रात को मोदी नगर जाने की बात कह गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस रात जनपद के किसी होटल में थी। न पैसे ले गई न कपड़े। मां सारा दिन चीखती चिल्लाती रही, उससे खाना तक नहीं खाया गया। तीसरे दिन सुबह जब घर लौटी तो अजब रूप था, अजब रंग। चेहरा एकदम उतरा हुआ, आंखें जैसे नशे से लाल हों, कपड़े अस्त व्यस्त। चुपके से वसुधा ने उसके पर्स में झांका। नए नोट यूं ही भरे पड़े हैं, 100-200 से कम क्या होंगे। कंचो, किसके साथ गई थी शिमला? वसुधा ने पूछा। अपनी सहेलियों के साथ। ट्रेन से गई थी? ना। फिर? स्टेशन वैगन थी किसी की। अच्छा, कुल कितनी लड़कियां थी? 5-6। और लड़के? लड़के नहीं थे। खर्च का क्या किया? तुम तो एक भी पैसा लेकर नहीं चली थी। कपड़े भी तुम्हारे पास ऐसे नहीं थे कि बर्फ देखने जा सको। कुछ सोचती हुई वसुधा बोली, सहेलियों के साथ सब हो गया था। अच्छा, तुम्हारे पर्स में जो रुपये भरे पड़े हैं वो भी उन्होंने दिए होंगे ना? व्यंग दृष्टि से वसुधा ने देखा। हमें ठगने से क्या होगा कंची? तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो, कभी पछताओगी तुम, याद रखना। हमें क्या? देर तक कहा सुनी होती रही। मां ने भी कंचों का पक्ष लिया। बच्ची तो है, एक आध दिन घूम आई। देवेन का एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा चल निकला था। पहले इधर उधर से तैयार कराए हुए कपड़े बाहर भेजता था, लेकिन अब अपने ही कारीगर रख लिए थे। सिलाई की 20-25 मशीनें दिन रात चलती रहती।
इतने से भी पूरा न पड़ता तो अन्य स्थानों से तैयार कपड़े खरीद लेता। चंडीगढ़ में उसका अपना मकान बन गया था। पत्नी अधिक पढ़ी लिखी न थी, पर फिर भी कुछ सहायता अवश्य कर देती थी। कनाडा, जर्मनी में उसकी कंपनी के तैयार किए गए कपड़ों की अच्छी खपत थी। इसी सिलसिले में उसके विदेश जाने की बातें चल रही थी कि सहसा अस्वस्थ हो पड़ा। डॉक्टर ने बाद में तपेदिक जैसी कुछ शिकायत बतलाई थी। कसौली, चैल और शिमला कुछ दिन रहने के बाद कुछ स्वस्थ हुआ तो दिल्ली आया। तुम्हें क्या हो गया है वसु? अचरज से उसने पूछा। तुम तो पहचानी भी नहीं जाती। क्यों, ऐसा क्या चेंज आ गया मुझ में? चहक कर वसुधा बोली। काफी दुबली पतली लगती हो। बीमार थी क्या? वो उसके चेहरे की ओर निर्निमेष ताकता रहा। एक बार देखने भी ना आई चंडीगढ़ कि हम मर गए कि जिंदा हैं। वसुधा ने उसके होंठों पर हथेली रख दी। चुप चुप, ऐसा नहीं कहते। मैं काफी परेशान रही इधर देवेन। फादर की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। मां के लिए उनका होना ना होना एक समान है। सोचती थी कंची की जिंदगी बसे उसी में संतोष कर लूंगी। मैं अपनी विवशताओं के कारण विवाह न कर सकी, घर गृहस्थी न बसा पाई, पर वो सुख से रहे यही मेरी एकमात्र एम्बिशन थी। लेकिन अब वो उस रास्ते पर चल चुकी है जिसका कोई अंत नहीं। एक हफ्ता हो गया आज वो फिर लापता है। वसुधा की आकृति में अजीब सी व्यथा थी, असहाय वेदना। कहीं ढूंढा खोजा नहीं? कोई एक जगह हो तो खोजा जाए। कॉलेज में कोई एप्लीकेशन नहीं, न किसी फ्रेंड को कुछ बतला कर गई। सुबह नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकली और आज तक नहीं लौटी। कुछ सोचता हुआ देवेन बोला। न्यूज़पेपर्स में निकलवाया था? हाँ, सब में दे दिया। रेडियो में भी अनाउंस करवाया। आज नाले में एक कटी लाश मिली है। अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी कि वो किसकी है। वसुधा रुआसी होकर बोली। कहीं फिल्म का तो चक्कर नहीं? तनिक गंभीरता से देवेन ने प्रश्न किया। आजकल ऐसा भी बहुत देखने में आ रहा है। कह नहीं सकती। अभी कुछ महीने पहले एक लड़की इसी कॉलोनी की किसी के साथ भागकर बंबई चली गई थी। उसका भाई 2-3 महीने वहां रहकर खोजता रहा और अंत में खून से सड़े कपड़ों की पोटली लेकर लौटा था घर। दिन दहाड़े लोग गायब हो जाते हैं। फिर वो तो एक लड़की है। इससे पहले भी इधर उधर जाती थी? कुछ दिन पहले गई थी शिमला, लेकिन जाते समय चिट छोड़ गई थी। इस तरह बिना बतलाए तो आज तक कभी नहीं गई। देर तक दोनों चुप रहे। तो कहाँ गई होगी? तुम्हारा क्या अनुमान है? कुछ समझ में नहीं आता देवेन। उसके कॉलेज का एक लड़का उसके साथ कभी कभी घर आता था। हो सकता है उसी के साथ कहीं चली गई हो। कुछ नए फोटो अभी कुछ दिन पहले उसने खिंचवाए थे। नीचे से कहती थी इस साड़ी में कैसी लगती हो, ये पोज कैसा है, और फिर शीशे के सामने बैठ जाती थी। कौन जाने कोई बहका कर बंबई न ले गया हो। दिल्ली में तो वो नहीं, इतना निश्चित है। कहीं आत्महत्या? शंका से देवेन ने पूछा। नहीं, सुसाइड क्यों करेगी? मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भगवान जाने। कहते हैं इधर सुल्फा भी पीने लगी थी। एलएसडी के नशे में हिप्पी लड़कों के साथ कितनों ने रात को देखा था। बतलाते हैं आधी आधी बोतल नीट चढ़ा जाती थी। घर में कितनी बार नशे में धुत कपड़े उतार कर टहलने लगती थी। खन्ना स्टूडियो वाले के वहां अक्सर पड़ी रहती थी। देवेन ने सिगरेट सुलगाई तो वसुधा पिघल पड़ी। सिगरेट पीने को डॉक्टर ने मना किया होगा। फिर? देवेन हंस पड़ा। डॉक्टरों के कहने पर चले तो हो गया बेड़ा पार। ये मत खाओ, वो मत पियो। अरे 4 दिन की जिंदगी, उसमें ऐसी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस। होंठों पर अटकी सिगरेट वसुधा ने छीन ली और मरोड़ कर दूर फेंक दी। अच्छा, कहाँ ठहरे हो? सिंधिया हाउस का क्रॉसिंग पार कर धीरे धीरे वो जनपद की ओर बढ़ने लगे। एयरलाइंस में ठहरा हूं, स्टेशन के नजदीक है ना? देवेन ने उत्तर दिया।
कब तक रहोगे? कल चला जाऊंगा। विदेश व्यापार मंत्रालय में कुछ काम है, कल पूरा हो जाना चाहिए। अब तो अच्छा होगा तुम्हारा बिजनेस। अब हाँ, है तो ठीक, लेकिन संभल नहीं पा रहा। इतनी कैपिटल नहीं, और फिर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। इट विल टेक सम टाइम। दोनों भीड़ को चीरते हुए चले चुपचाप। कुछ थकी थकी लग रही हो, कॉफी पियोगी? स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ देवेन बोला। कॉफी से काम नहीं चलेगा, कुछ खाएंगे भी। थोड़ी भूख लग गई इस समय। वसुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उत्तर दिया और हौले से उसका हाथ थाम कर चलने लगी। पास ही के रेस्टोरेंट में वो लोग गए। देवेन ने ढेर सारा ऑर्डर दे दिया। वसुधा मना करती रही, लेकिन वो माने तब तो। हॉट डॉग का पहला टुकड़ा सॉस में डुबाकर वो खाई रही थी कि देवेन ने पूछा, कुछ पतली सी लग रही हो। मैं तो सोच रहा था कहीं डाइटिंग तो नहीं कर रही। डाइटिंग ही समझो, एक दिल हजार दर्द, वो चबाती हुई कहती रही। देवेन हंस पड़ा। जानती हो आजकल लड़कियां डाइटिंग के साथ साथ क्या करती हैं? उसने वसुधा की ओर देखा, मुंह बनाते हुए। क्या? वसुधा ने जिज्ञासा से देखा। देवेन उसी तरह हो हंसता रहा। बोला, डेटिंग। वसुधा चेंप गई। डेटिंग की अब उम्र भागती जा रही है देवेन। एक गहरी सांस भरते हुए वसुधा ने कहा। भगवान ने अपनी किस्मत में यही लिखा है, तो किसी का क्या दोष। अब भी मान जाओ वसुधा, कहीं शादी वादी करके आराम से रहो। अब कौन करेगा शादी? कौन नहीं करेगा? यू आर सो चार्मिंग। वसुधा ने शर्मा कर देखा। अच्छा एक बात बताओ, बॉस से कैसे रिलेशन है तुम्हारे? अच्छे हैं। देवेन सिप सिप गर्म कॉफी पीने लगा, फिर गर्दन ऊपर उठाकर उसकी ओर देखता हुआ बोला, एक बात कहूं, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी वसु। शादी कर लेती तब तो आज बहुत से झंझटों से बच जाती। मेरे पास क्या नहीं है, तुम होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ संवर जाती। जो चीज नहीं हुई और न कभी हो सकती है, उसके बारे में क्या सोचना। मुझे कोई मिला नहीं, घर की देखरेख मैं न करती तो तुम ही बताओ, फिर कौन करता? अपनी देखरेख का फर्ज भी तुम्हारा ही था ना। मैं जानता हूं तुम्हारी क्या जिंदगी है वसुधा। उम्र ढलते नई नौकरी रहेगी, नए ठाट बाट। प्राइवेट फर्मों में क्या क्या नहीं होता। देवेन कुछ कहता कहता रुक गया। वसुधा कॉफी पीती रही। पानी की कुछ बूंदें टेबल पर पड़ी थीं, उन्हीं से तरह तरह की शक्लें उंगली से बनाती रही। वसुधा, कंचन की जिंदगी तुम सुधार नहीं सकी। तुम्हारी मां को पैसों के अलावा कोई सरोकार नहीं। पिता कभी भी कुछ कर सकते हैं, अंत में तुम्हारे हाथ क्या आएगा बोलो? देवेन, मैंने व्यापार की तरह जिंदगी को कभी नहीं लिया। मां पर मुझे क्रोध नहीं, दया आती है। जिंदगी भर कभी उन्हें आत्मिक सुख न मिला। कंचों की ये भटकन अभावों के कारण रही, जो बस अब एक आदत बन गई है। वसुधा, जिस तरह बुरे काम करने की आदत सी बन जाती है ना, जो कभी छूटती नहीं, उसी तरह भले काम करने का भी कुछ लोगों को व्यसन हो जाता है। परिणामों की परवाह किए बिना वो उसी रौ में निरंतर बहते रहते। देवेन ने घड़ी की ओर देखा और वो दोनों बिल चुकाकर उठ खड़े हुए। चलो आज साथ साथ खाना खाएंगे, होटल में चलकर। देवेन ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। खाना ही है तो होटल में क्यों? वसुधा ने मुड़कर देखा। घर चलो, आज वहीं रहना। वहां जगह कहां होगी? देवेन, जगह कमरे में नहीं, दिल में तो है। वसुधा हंस पड़ी। नीचे मास्टर जी के साथ बुलंदशहर गया है। मां अंकल जी के साथ तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार गई है। 4-6 दिन घूम घाम कराएंगी। देवेन हंस पड़ा। अच्छा, उनका मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम अब भी चलता है क्या? वसुधा बुरी तरह चेप गई। पिता सीढ़ियों पर सो चुके थे। उनके लिए दूध की व्यवस्था वसुधा सुबह ऑफिस जाते समय पड़ोसिन से कहकर करवा गई थी। सुराही में अभी आधे से अधिक पानी था। इधर उधर दूर तक बीड़ी की डंठियां बिखरी पड़ी थीं। डाकिया आज कोई पत्र नहीं लाया था।
सूना अकेला घर जैसे खाने को आ रहा था। वसुधा धप से कुर्सी पर बैठ गई। कपाल पर हाथ रखी सोचती रही कि अब क्या हो। क्या हो गया? देवेन ने पूछा। मैंने मिस बाली को रिप्लाई पेड तार भेजा था बंबई, वहां से भी उत्तर न मिला। मैं सोच रही थी कि कहीं कंचन वहीं न पहुंच गई हो। खाना उन्होंने कनॉट प्लेस में ले लिया था। वसुधा की धोती को लुंगी की तरह बांध कर देवेन बिस्तर पर बैठ गया। वसुधा दूध का गिलास लाती हुई फिर कमरे में आई तो देवेन छत की ओर देख रहा था। सो गए क्या? नहीं तो। मैं सोच रही थी कि तुम्हें समय मिलता तो हम दोनों बंबई तक हो आते। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कंचन वहीं होगी। मिस पाली हमारे लिए काफी यूजफुल होंगी। इस अप्रत्याशित प्रश्न का क्या उत्तर दे देवेन असमंजस में डूबा सामने देखता रहा। फिर वसुधा की ओर मुड़कर बोला, क्या गारंटी है कि वहीं हो? सर्टेन तो कुछ नहीं, फिर भी एक बार अपनी ओर से एफर्ट कर लेते तो मन का मलाल दूर हो जाता। फिर जैसा उसके फेट में हो। वसुधा की आवाज लड़खड़ाई। तुम परेशान क्यों होती हो वसु? अच्छा बताओ, कब जाना चाहती हो? कल शाम की गाड़ी से जा सकते तो। गाड़ी से क्यों? प्लेन से चलो, मुस्कुराता हुआ देवेन बोला। ऑफिस का काम खत्म कर कल रात बंबई में होंगे, यही तो चाहती हो ना? अच्छा थोड़ा मुस्कुरा दो, हंसकर देखो ना हमारी ओर। मुस्कान की एक हल्की सी रेखा वसुधा के मुरझाए अधरों पर खिंचाई। ये कर्णफूल कब खरीदे भाई? बड़े कीमती लगते हैं, हीरों के। बात की दिशा बदलता हुआ देवेन बोला। पिछली बार तो न थे ना? वसुधा हंस पड़ी। किसी ने बर्थडे प्रेजेंट किए हैं। अच्छा भाई, कौन है वो फॉर्चुनेट? देवेन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। क्या नाम है? अरे मैंने पिछली बार बताया था ना तुमको। कुमार। कुमार है हमारे ऑफिस में, पिछले 2 सालों से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। वैसे बड़ा स्मार्ट है, कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। नौकरी छोड़ छाड़कर अब लोन लेकर एक लो बजट फिल्म बनाने की योजना बना रहा है। तो हीरोइन तुम्हें रखने को कह रहा होगा ना? शरारत से देवेन ने कहा। हाँ हाँ, बाय गॉड यही कह रहा था। कहता था जो स्टोरी सेलेक्ट की है उसकी नायिका के रोल में तुम बिल्कुल फिट बैठती हो। तुम्हारी तरह उदास उदास आंखें, ग्लूमी चेहरा, तुम्हारे जैसा रंग रूप, हूबहू तुम्हारी कार्बन कॉपी। अच्छा जी, बैचलर है तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? शादी करनी होती तो फिर तुम्हें ही क्यों इनकार करती? तुम जैसा लाइफ पार्टनर मुझे 7 जन्म में नहीं मिल सकता, मैं जानती हूँ देवेन। वसुधा ने उसके सीने पर माथा टिका दिया। अब अगले जन्म में करेंगे हम मैरिज। हाँ। गीली पलकें मरी हुई तितलियों की तरह उसके चौड़े सीने पर कहीं चिपक गईं। 1 सप्ताह बंबई में भटक कर लौट आई वसुधा। मिस बाली ने भी कम दौड़ धूप न की। एक एक स्टूडियो छान मारा लेकिन कहीं कुछ पता न चला। देवेन वहीं से चंडीगढ़ चला गया और वसुधा ने राह पकड़ी दिल्ली की। घर की देहरी पर पांव रखा ही था कि दरवाजे पर कंचन खड़ी मिली। अवाक देखती रही वसुधा। तुम कब आई? परसों। कहां गई थी? वसुधा की आंखें अंगारे की तरह धधक रही थी। बंबई, सक पकाती हुई कंचन बोली। बताकर क्यों नहीं गई? डपट कर कहा वसुधा ने। तुम्हें जाना ही था तो क्या इन्फॉर्म करके नहीं जा सकती थी? तुम्हारे लिए इस घर में किसी का कोई महत्व नहीं। वसुधा ने तड़ाक से चांटा जड़ दिया। बिना पूछे अब अगर घर से बाहर पांव रखा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रही और तुम। मां रोती हुई कंचन की बाह थाम कर भीतर ले गई। दरवाजे पर पास पड़ोस के लोगों की भीड़ जम गई। लंबी यात्रा से थकी हुई वसुधा ने सोफे पर बैग पटका और पलंग पर निढाल सी गिर पड़ी। मां कुछ देर बाद चाय का प्याला रख गई पर वसुधा ने पी नहीं। दूर एक कोने में बैठी कंचन से सकती रही। अलसाई बोझिल पलकें ऊपर उठाती हुई वसुधा कुछ समय बाद स्वयं ही उठी। टेबल पर रखी घड़ी में देखा 9 बज चुके हैं। ऑफिस भी जाना है अभी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ उसका। फैक्ट्री में हड़ताल होने की अफवाह जोरों पर थी। आज भी न कही तो मुश्किल हो जाएगी। प्राइवेट नौकरी है, जवाब दे दिया गया तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे सब।
बाथरूम के लिए वो बढ़ ही रही थी कि उसके पांव अपने आप छत की ओर मुड़ने लगे। ऊपर आकर देखा पिता अचेत से पड़े हैं। उनके पांवों के पास बैठा मीचे रो रहा है। कब से तबीयत बिगड़ी मीचे? अधीर स्वर में वसुधा ने पूछा। परसों से दूध सूद कुछ नहीं लिया, कल शाम से आंखें भी बंद कर ली हैं। मीचे डरता डरता बोला। मां नहीं आई थी ऊपर? नहीं। आस्तीन से नाक साफ करने लगा मीचे। तुमने मां से कहा भी नहीं? आश्चर्य से वसुधा ने देखा। रुग्ण पिता की दाढ़ी घास की तरह बढ़ आई थी। सूखे होंठों पर काली पपड़ी जम रही थी। सारा शरीर सूखी लकड़ी सा लग रहा था। खाल हड्डियों से अलग अलग झूल रही थी। कंधी चीकट चादर नीचे पीछे थी। पटा तकिया, तार तार सूती केस। मां से कहा लेकिन वो ऊपर आई ही नहीं। डॉक्टर भी फिर क्या बुलाया होगा। स्वयं ही बुदबुदाती हुई वसुधा ने माथे पर हाथ लगाया। तप रहा था बुरी तरह। पास ही मार्केट में फार्मेसी थी। ऊपर डॉक्टर घोष का निवास था। उसी तरह अस्त व्यस्त कपड़ों में वसुधा भागती भागती डॉक्टर घोष को बुला लाई। डॉक्टर घोष ने बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। एक इंजेक्शन दिया, कुछ दवा पिलाई और दोपहर में फिर आने का आश्वासन दिया। जल्दी जल्दी नहा धोकर वसुधा ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। अभी रोटी का पहला ही कौर तोड़ा था कि मां कपाल पर दुहत्ती मारकर सामने बैठ गई। रोती सिसकती बोली। क्या करे, इस करमचली ने कहीं का नरक छोड़ा बसो। जब से आई है खाना पीना छोड़ दिया है। कल डॉक्टरनी को दिखलाया तो वो 2 महीने बता गई है। ऑफिस में भी मन न लगा वसुधा का। पत्थर के एक एक टुकड़े को चुन चुन कर उसने जो हवाई महल खड़े करने के सपने संजोए थे, उसे लगा आज सब गिर गए। अपना ही जीवन उसे व्यर्थ लगने लगा। वो सब भी हो सकता है, उसने कभी सोचा न था। शाम को वसुधा लौटी तो घर में मातम से छाया हुआ था। मां ने बताया कि गुस्से में कंचन ने कुछ खा लिया था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने प्राण बचाए। कंचन अचेत सी लेटी थी। पिता को 103 टेम्परेचर था। सारी रात वसुधा जागती रही। मीचे पिता के सिरहाने बैठा ऊँगता रहा। कड़ी देखकर 2-2 घंटे बाद दवा पिलाता रहा। दूसरे दिन मां ने बताया कि वही मुआ खन्ना फिल्म में काम दिलाने की बात कहकर बंबई भगा ले गया था। वहां पता नहीं किस किस के दरवाजे पर इसे फिराता रहा। सुना है इसके द्वारा अपना कुछ काम निकाल कर इसे यहां पटक गया है। अब क्या करें? वसुधा ने मां की ओर देखा। किसी को पता चल गया तो मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसकी जिंदगी जो बिगड़ेगी ऊपर से। मैं सोच रही थी कि इस बार अगर ये मिल जाती है तो कहीं इसका विवाह कर देंगे, लेकिन इसने तो अब यह चमत्कार दिखा दिया। दाई को यहीं बुलाकर मां ने अपनी ओर से सुझाव रखा। यहां भी हो तो सकता है, लेकिन कहीं किसी को पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? कह देंगे बीमार है। कितने रुपये लगेंगे? वसुधा ने कुछ सोचते हुए पूछा। 100-125 से कम में हो जाएगा। हमारी कॉलोनी में अभी कुछ दिन पहले गुरुचरण कौर ने बुलवाई थी अपने घर। करीब इतने ही लगे बताती थी। इससे कम में भी हो जाता है, पर ताई एक्सपर्ट नहीं होगी। माथे पर हाथ रखे वसुधा सोचती रही। अमृतसर वाले मास्टर जी परिवार के साथ आने वाले हैं। किसी भी क्षण फौज फर्रा के साथ थमक सकते हैं। फिर क्या होगा? रात इसी उधेड़-बुन में कट गई। सवेरे जल्दी जाग गई वो और मां को जगाती हुई बोली। मां, हरिद्वार वाली गाड़ी कब जाती है? क्यों? आज के जाकर मां जागी। तुम दोनों अंकल को साथ लेकर वहीं चली जाओ। 10-15 दिन में जब ठीक समझो लौट आना। झटपट पोटली में आवश्यक सामान बांधकर वे दोनों जब 4 सीटर पर बैठी तो पास पड़ोस की महिलाएं घिर आईं और देखते देखते 4 सीटर धूल उड़ाता हुआ ओझल हो गया। बसो, कितने गई तेरी माते भैन एने सवेरे? वसुधा उसी तरह काम में लगी रही। बोली, गंगा नहान दे लई अंकल दे नाल हरिद्वार। अभी 10-11 दिन भी नहीं हुए कि मां दिल्ली लौट आई। साथ में केवल कपड़ों की एक पोटली थी। इन कुछ ही दिनों में मां की आकृति बदल आई थी।
बालों की सफेदी घिरी थी, चेहरे की चमक उड़ गई थी, कमर कुछ झुकाई थी। कंचन कहाँ चाई जी? मां को कभी कभी वो इसी संबोधन से पुकारा करती थी। कंचन, कंचन मर गई मुझसे। मां दहाड़ मार कर रो पड़ी। है? कब? क्या हुआ? कैसे? वसुधा ने घबरा कर एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। मां रोती रही, कुछ बोल न पाई। अंत में कपड़ों की बोतली में बंधे हुए एक मुसे हुए मैले फटे कागज के टुकड़े को उसने आगे बढ़ा दिया। वसुधा ने उलट पलट कर देखा, दोबारा तिबारा देखा, फिर परेशान सी बुदबुदाई, ये तो धर्मशाला के किराए की रसीद है। मां ने झपट कर देखा, कपाल पर हाथ धरे कुछ क्षण भर सोचती रही, फिर बोली, तो वो कागज वही कहीं छूट गया होगा बस्सो। और फिर उसी तरह रोने लगी। क्या लिखा था उसमें? मिठाई वाले हलवाई से पढ़वाया था, कहता था लापता होने मरने की जैसी कोई बात लिखी लगती है। लापता हुई कब? मां ने बताया कि यहां लौटने को तैयार ही थी कि उसके एक दिन पहले आधी रात को वो उठी, शायद संडास जाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। जब देर तक न लौटी तो मैंने बाहर झांका, लेकिन उसका कुछ पता न चला। धर्मशाला के चौकीदार, मैनेजर, दूसरे मुसाफिरों तक को जगाया, लेकिन कंची का कहीं सुराग न मिला। एक औरत कह रही थी कि अभी अभी कोई नदी की तरफ जा रही थी, हो सकता है कि वही हो, लेकिन वहां भी वो मिली नहीं। तो फिर मुझे क्यों न बुलवा लिया? तार भेज देती। तुझे बुलवा कर भी क्या करती बस्सो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मां फिर रोने लगी, जोर जोर से। जो चिट वो छोड़ गई थी वो कहां मिली? मां ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, कंचों के तकिए के नीचे रखी मिली अगले सवेरे। घर में उस दिन एक अजीब सी मुर्दनी छाई रही। वसुधा 2-3 दिन तक ऑफिस न जा सकी, बीमारों की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। रह रहकर सोचती, कहीं भेजने की अपेक्षा यहीं कुछ व्यवस्था करवा लेते तो अच्छा रहता। इतने दिन लापता रहने के बाद अब मुश्किल से घर लौटी और अब ये। अंधियारा गिरने लगा तो वसुधा की आंखों के आगे फिर कंचो घूमने लगी। कौन जाने उसने शर्म के मारे नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली हो। मां बतला रही थी कि किसी ने नदी की ओर एक औरत को अंधियारे में जाते देखा था। उसके उसके हाथ का लिखा कागज कहां होगा? उसमें क्या लिखा होगा? हो सकता है मां के समझने में भूल हुई हो, कंचो जानबूझकर कहीं भाग गई हो, लेकिन कहां, क्यों, किस लिए? ये बात बार बार वसुधा को सालती जा रही थी कि उसने उस दिन चांटा क्यों मारा। आज तक कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था, फिर ये सब क्या हो पड़ा। बहुत खोजबीन करवाई वसुधा ने हरिद्वार जाकर, पर कहीं कंचन का कोई सुराग न मिला। पिता का स्वास्थ्य इधर दिनों दिन गिरता चला जा रहा था, अतः उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मीचे की पढ़ाई छूट गई थी, दिन रात उसे अस्पताल में रहना पड़ता। मां केवल रोटी देने जाती थी उधर। मां के लिए पिता के जीवित होने का कोई अर्थ न था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बार तय किया गया कि कंपनी की एक ब्रांच बंबई में भी खोली जाए, ताकि सारा काम व्यवस्थित चल सके। एक तो दिल्ली ऑफिस काफी दूर पड़ता, दूसरे उस पर लोड भी अधिक था, इसलिए अक्सर काम में देर लग ही जाती। न्यू मेरीन लाइंस में ऑफिस के लिए एक जगह निश्चित की गई और 1 तारीख से वहां कार्य आरंभ करने की घोषणा भी कर दी गई। जिन कर्मचारियों के ट्रांसफर के ऑर्डर्स थे, उनमें से एक वसुधा भी थी। घर की हालत ऐसी नाजुक, उस पर सब कुछ छोड़कर बंबई जाना वसुधा को असंभव सा लगने लगा। मुझे यही काम दे दीजिए सर, डायरेक्टर मंगलम से एक दिन गिड़गिड़ाती हुई सी बोली। जब से इस सर्विस में आई है वसुधा, बराबर ही मंगलम के साथ अटैच रही है। मंगलम भी उससे खुश है हर तरह से। उसकी परेशानियों के बारे में मंगलम चुपचाप सुनता रहा। अंत में सिगार की राख ट्रे में झाड़ता हुआ बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सब लोग तुम्हारा पोस्ट एबॉलिश करके बंबई में नया पोस्ट क्रिएट करने को बोलता था। चेयरमैन किसी और में इंटरेस्टेड था, वो तो हम था जो तुमको रखने को बोला। अभी चलो, ट्रांसफर का बाद में देखेगा।
विवश होकर एक दिन उसे जाना पड़ा। बंबई की जिंदगी रास न आई उसे। जब से गई बीमार रहने लगी। न खाने को मन करता न सोने को। एक विचित्र सी बेचैनी हर क्षण छाई रहती। हर समय घर की याद आती। कंचन के लापता होने का आघात वो अब तक न सह पाई थी। जब भी बाहर हवा से दरवाजा खटकता उसे लगता कि कंचो आई। पिता कब तक अस्पताल में रहेंगे, बाद में क्या होगा, सब अनिश्चित था। मां पर उसे अब कोई खींच न आती। बहुत बार सोचती रह जाती कि पता नहीं ऐसी कौन सी विवशता हो जो जिंदगी भर वो निरंतर भटकती रही। तन की ही भूख नहीं, शायद मन की भी बात थी। कभी कहीं पूरा संतोष न हुआ उन्हें। घर की परिस्थितियां अच्छी होती तो शायद कंचों का भी हर्ष न होता। पढ़ने में पहले कितनी तेज थी। 8वीं तक वजीफा मिलता रहा, लेकिन बुरे संग साथ ने अंत में कहीं कभी नहीं छोड़ा। मीचे अपने ही घर में लावारिसों की तरह रहता है। खिलौने कैसे होते उसने कभी नहीं जाना। बच्चे कितना लड़ते झगड़ते रूठते मचलते, लेकिन वो हमेशा गुमसुम बैठा रहता है। मां को पता नहीं क्यों उससे चिढ़ है। उसे अपने पास फटकने तक नहीं देती वो। वसुधा को याद आया। उसका चेहरा उस अंकल से कितना मिलता जुलता है जो गांधीनगर से आया करते थे। पहले लड़ते झगड़ते, फिर खुल मिलकर बातें करते। मां के माथे का जख्म उन्हीं का दिया हुआ है। एक बार आधी रात को टेबल लैंप दे मारा था। जितना अधिक से अधिक बचा सकती है वसुधा घर भेज देती। ट्रेन से रोज 20-25 मील का सफर हो जाता। ऑफिस की थकान, रास्ते की ऊब। उसका मन होता नौकरी छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी कहां अब। फिर दफ्तर दफ्तर का चक्कर, हर किसी की हमदर्दी के पीछे छिपा स्वार्थ, गिद्धों की सी मुद्राएं, घृणित घिनौनी। सोचते सोचते वसुधा का मन कांप जाता। यहां मेरा जी नहीं लगता सर। एक दिन मौका देखकर मंगलम से बोली, मुझे हेड ऑफिस भिजवा दीजिए। देखने में बड़ा भयंकर लगता था मंगलम, लेकिन स्वभाव का बहुत अच्छा था। अब वहां भेज देने से क्या हो जाएगा। अपनी गंजी खोपड़ी का पसीना वो हाथ से ही साफ करने लगा। जी सर, फादर बहुत बीमार हैं, लंबे अरसे से सिक हैं। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बोला जी। मंगलम इतना कहकर उस समय चुप हो गया, लेकिन दूसरे ही दिन उसने वसुधा के तबादले के लिए कोशिश कर दी। करीब 2 महीने से भी कम समय लगा कि मंगलम एक दिन स्वयं कागज लिए उसके केबिन में आया। आर यू हैप्पी नाउ? उसने छिले बादाम जैसे अपने दांतों को बिखेरा और उसके झुके हुए कंधे पर बड़े स्नेह से हाथ रखा। 1 वीक का ज्वाइनिंग टाइम सैंक्शन किया, कल को हम रिलीव कर देगा। कृतज्ञता से वसुधा फर फर हो आई। मंगलम ने सीट की व्यवस्था करवा दी ट्रेन में और अपनी कार में स्वयं स्टेशन तक छोड़ आया। ट्रेन चलते समय जबरदस्ती कुछ नोट उसकी मुट्ठी में दबाकर बड़े द्रवित स्वर में बोला, आई विल नेवर फॉरगेट यू। दिल्ली आकर कंचन की खोज में वसुधा फिर जुट गई। सभी रिश्तेदारों को, जान पहचानने वालों को फिर से पत्र भेजे। मां दिन रात अपने मत्थे को कोसती रहती, जिंदा हुंदी ते घर नहीं औंदी। वसुधा का स्वास्थ्य सुधरना तो कहां, धीरे धीरे गिरता ही गया। डॉक्टर ने लंबे आराम की सलाह दी और वो छुट्टी लेकर घर बैठ गई। घर में भी मन न लगता था, हरदम उखड़ा उखड़ा सा रहता। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू गिर रहे थे। देवेन को लिखा पत्र उसकी मुट्ठी में भिंचा था, पसीने से भीग कर गल सा गया था। जब भी उसे परेशानी अनुभव होती है, जब भी वो गहरी निराशा में डूबने लगती है, तभी उसकी आंखों के आगे एक आकार उभरता आता है और तभी कभी कभी उस बहाव में वो पत्र लिखने लगती है। जो कुछ जी में होता है सब उड़ेल देती है, लेकिन पत्र भेजती नहीं। कुछ दिनों तक अपने पास संजोए रखती है, फिर चुपके से फाड़ देती है। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं कोई ऐसा नहीं दिखता जिससे मन की बात कह सके। देवेन था एक, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रहा था, दूर हो चला है। एक दिन सुबह सुबह वसुधा को आवाज सुनाई दी, चाय जी, कंची आ गई है। वसुधा जैसे सपने से जागी, बिछौने पर ही उठ बैठी। मां चीनी लाने बाजार गई थी, मीचे अस्पताल से भी लौटा न था।
जीती मरती किसी तरह वसुधा उठी, बाहर तक आई तो विस्मय से देखा कंचन खड़ी है। कंची, तू आ गई। वसुधा लिपट पड़ी। कहां चली गई थी तू? गला भर आया उसका। मां के हाथ से चीनी का टोंगा पता नहीं कहां गिरा। कंचन को बाहों में समेट कर वो जोर से रो पड़ी। पास पड़ोस की औरतें और बच्चे खिराए। क्षण भर में सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि कंची जिंदा है, घर आ गई है। कंचन की कंचन सी देह का रंग बदल गया था, एकदम सांवला सांवला लगता। चेहरे पर झाइयां थी, सारा शरीर क्षीण, जैसे लंबी बीमारी से अभी अभी उठकर आई हो। मां उसका हाथ थाम कर अंदर ले गई और सोफे पर लिटा दिया। रात को कंचन ने जो जो घटनाएं सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कंचन ने बताया कि उस रात पता नहीं क्या हो गया था उसे। सुबह की गाड़ी से दिल्ली लौटने की बात थी। मां ने इधर उधर बिखरा सामान रात में ही समेट कर रख दिया था कि सुबह जल्दी में कोई चीज छूट न जाए। रात को अजीब अजीब से सपने आते रहे। सपने में ही किस तरह से न जाने क्या हुआ, किवाड़ खोलकर बाहर निकल पड़ी और पता नहीं किधर चलने लगी। चलते चलते फिर क्या हुआ पता नहीं। अगले सवेरे आंखें खुली तो उसने अपने को कहीं रेत में लेटी पाया। कपड़े पूरे भीगे थे। कोई अनजानी अनदेखी आकृतियां उसे घेरे खड़ी थी। होश आने पर एक खंडहर जैसे उपेक्षित और उजाड़ पड़े पुराने मकान में उसे वो ले गए। फिर थोड़ा सा उन्होंने गर्म दूध पिलाकर उसे खटिया पर सुला दिया। दिन में जब नींद खुली और बाहर आने के लिए द्वार खोलने का प्रयास किया तब किवाड़ बाहर से बंद मिले। कोई भी खिड़की न थी। टूटे कनस्तर और पुरानी मेज कुर्सियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दीवार पर छिपकलियां सरक रही थी। कमरे में तमाम सीलन थी। पास ही चारपाई के पाए के पास एक मटमैला काला खड़ा रखा था। कंचन का दम घुटने लगा। वो टूटी चारपाई पर निठाल होकर गिर पड़ी। सोचती रही, ये लोग कौन हैं, क्या हैं, कहां ले आए हैं, उसका अब क्या होगा। भले लोग होते तो यहां इस तरह उजाड़ निर्जन में यूं पटक देते। भय से वो कांपने लगी। होंठ सूखा है। देह में इतनी शक्ति न थी कि आसानी से चल फिर सकती। उसने घड़े से अंजुली में पानी लेकर पीना चाहा, पर अजीब सी गंध आ रही थी। पता नहीं कितने दिन का सड़ा हुआ था। रात को अंधियारे में डरावनी शक्ल के 2 आदमी आए और एक थाली में कुछ खाना पटक कर चले गए। जाते समय चेतावनी दे गए, चीखना चिल्लाना नहीं, नहीं तो बोटी बोटी अलग कर देंगे। बाहर उसी तरह फिर ताला लटक गया था। भूख से वो बेहाल थी, पर रोटी तोड़ते समय हाथ कांपने लगे। गले से कौर नीचे उतारते न बनता था। खाया अनखाया कर वैसी ही वो चारपाई पर बैठ गई। लकड़ियों के ढेर में खटर पटर की आवाजें होती, शायद चूहे दौड़ रहे थे। चारों ओर खूब अंधेरा। चीखने को मन हुआ लेकिन गले से शब्द ही न फूट कर निकला। कहीं दूर बाहर ट्रकों के चलने की आवाज आ रही थी। कंचन बैठी बैठी ऊँघने लगी कि बाहर बरामदे में जूतों की आहट हुई। फिर कुंडा खटका और कई लोग भीतर घुस पड़े। द्वार पर इस बार भीतर से ताला लगा दिया गया। कुछ देर वे लोग खड़े खड़े बातें करते रहे, उससे क्या न क्या कहते पूछते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वे पशुवत व्यवहार के लिए आमादा हो उठे। नशे में धुत उन्होंने कंचन के कपड़े खींचना फाड़ना शुरू कर दिया। कंचन पीछे को हटती बचती लकड़ियों के ढेर में जा पड़ी। तमाम शरीर लहूलुहान हो गया। एक साथ इतने पशुओं का मुकाबला कैसे करती। अंत में एक ने आवेश में आकर उसे फर्श पर जोर से पटक दिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कंचन की दुर्बल देह पीले पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी। उसके हाथ पांव सहसा शिथिल हो गए। अब उसमें इतनी शक्ति शेष न थी कि कुछ भी प्रतिरोध कर सके। चीखती चिल्लाती छटपटाती कांपती, अंत में वो मरी चिड़िया की तरह निढाल हो गई। असह्य पीड़ा से उसका रोम रोम कांपने लगा और अंत में बेहोश हो गई। सुबह उससे उठना तो दूर, हिला तक नहीं जा रहा था। चारपाई की पाटी पर माथा पटक कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। 3-4 दिन तक उसे यहां रखने के बाद एक रात बाहर एक ट्रक आ खड़ा हुआ। मुंह पर पट्टी बांधकर, दोनों हाथों को रस्सी से लपेटकर और ऊपर से काला बुर्का डालकर उन्होंने उसे सामान के खाली बोरों के बीच ट्रक में रख दिया था। रात भर पता नहीं ट्रक किधर चलता रहा। सुबह सूरज उगने से पहले एक गंदी बस्ती में आकर रुका और कंचन को वैसे ही बोरे की तरह उठाकर सीलन भरे अंधेरे तहखाने में पटक दिया गया।
5-7 दिन उसे रखा गया। यहां भरपेट खाने को दिया गया, नई चुनरिया और ओढ़नी लाई गई, नाक में एक बड़ी सी नथ भी डाल दी गई। रोज तरह तरह के लोग आते और देख कर चले जाते। रात को फिर वही सब दोहराया जाता। कोड़ों की मार से देह पर जगह जगह नीले डोरे उभर आए थे। कुछ दिनों बाद यहां से हटाकर फिर रातों रात किसी दूसरे कस्बे में ले जाया गया। पता नहीं इस तरह कितने शहरों में उसे घुमाते रहे। बदबूदार गंदी कोठरियां, तहखाने, बचा खुचा जूठा खाना, वो भी ठीक समय पर नहीं, ऊपर से वक्त बेवक्त छुरे दिखा दिखा कर बलात्कार। कंचन का चेहरा बदल गया था। वो समझ चुकी थी कि वो औरतों का व्यापार करने वाले गिरोह में आ पड़ी है, जिसके चंगुल से निकल भागने का कोई रास्ता न था। अंत में उसे हापुड़ उठा लाए वो लोग। वहां मोल भाव ठीक होने के बाद उसे भोपाल भेजने की योजना बन रही थी कि मौका पाते ही रात को खिड़की की ढीली सरिया निकालकर वो अंधेरे में बाहर कूद पड़ी और लुकती छिपती किसी तरह आ पहुंची। वसुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां सिसक रही थी। नीचे फर्श पर बैठा मीचे रो रहा था। फिर वो चिट छोड़कर क्यों गई थी सिरहाने? वसुधा ने पूछा तो कंचन आश्चर्य में बोली, नहीं, मैंने तो कोई चिट नहीं छोड़ी। सिरहाने तो केवल डॉक्टर का लिखा प्रेस्क्रिप्शन था। जो हो गया उसे भूलने की कोशिश कर कंचो। वसुधा बाहर सड़क पर खंबे के ऊपर जलते लट्टू की ओर देखती, उदासी में डूबती उतराती बोली, और अब नए सिरे से सब सोच। और हाँ, ये बात किसी से मत कहना। कोई पूछे तो बोल देना कि देहरादून अपनी सहेली के घर चली गई थी, चाई जी से रूठ कर। वहीं बीमार हो गई थी। अब सब कुछ ठीक होने पर सहेली ने समझा बुझा कर वापस भेजा है। इस घटना यानी दुर्घटना के बाद कंचन बहुत बदल गई। पुरानी सारी चाल ढाल छोड़ दी उसने। कॉलेज में नाम कट गया था, हाजिरी भी काफी कम हो चली थी, इसलिए वो प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी करने लगी। दिन रात अपने कमरे में बंद रहती, बाहर निकलना तक उसने त्याग दिया था। वसुधा के स्वास्थ्य में भी इधर सुधार था। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मां से भी उसने कह दिया था कि कहीं कोई अच्छा सा मुंडा मिल जाए तो कंचों का ब्याह कर देना उचित है, नहीं तो आगे और स्यापे खड़े हो जाएंगे। कच्ची उम्र में भूल से जो हो गया हो गया। ब्याह के बाद औरत की नई जिंदगी शुरू होती है। इसे एक अच्छा सा घर बार मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। भटिंडा मामा जी को लिख दिया गया था। रजौरी गार्डन में मास्टर जी भी कोशिश में लगे थे। बुलंदशहर में भी दूर के कुछ रिश्तेदार थे। ढूंढ खोज बहुत हो रही थी, लेकिन कहीं भी ठीक ढंग से बात तय नहीं हो पा रही थी। जाड़ों में मामा जी आए भटिंडा से 26 जनवरी देखने परिवार के साथ। 7-8 दिन दिल्ली में रहे। उन्होंने बतलाया कि लाहौर के राय बहादुर रतिराम के ही खानदान के कुछ लोग लखनऊ में हैं, बिजनेस करते हैं। उनसे ब्याह शादी भी पार्टीशन से पहले चलती थी। यदि वो लोग राजी हो जाएं तो बहुत अच्छा रहे। अमीनाबाद में अपनी दुकान है, डोलीगंज में अपना मकान है। उनके ही कुटुंब के कुछ लोग गंगानगर में रहते हैं। इन्हें बीच में डालकर बात चलाई जा सकती है। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कई जगह लिखा पढ़ी भी शुरू कर दी। 3-4 महीने बाद उनका पत्र आया कि कंचों को साथ लेकर लखनऊ चली आओ। कुड़ी और मुंडा एक दूसरे को अच्छी तरह देख लें तो ठीक रहेगा। वसुधा कंचन के साथ लखनऊ गई। लड़की सबको पसंद आई और जल्दी ही गर्मियों में एक तारीख भी निश्चित कर दी गई।